लाइट में पढ़े हैं, कुछ छोटी छोटी बात पढ़े हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या क्या सीखे हैं अभी तक आप, उसको हम चाहते हैं कि एक बार रिकॉल कर दें, रिवाइज करा दें, फिर हम आगे बात करते हैं। अभी एक दो और वीडियो में कुछ हम बेसिक बात ही करेंगे, जो हम आगे जो हमारा रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन है वो पढ़ने में हमको उससे मदद मिलेगी। लेकिन इन सारे पॉइंट जो है ना, इन सारे पॉइंट से ऑब्जेक्टिव बनता है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, तो पहली बात आपको जो हम याद कराए थे कि लाइट क्या है। लाइट क्या है? तो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, हिंदी में कहेंगे ऊर्जा के रूप, फॉर्म ऑफ एनर्जी। ऊर्जा के कई रूप होते हैं, जैसे आप जानते हैं हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी। उसी तरह एक आपका लाइट भी क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। इसको हिंदी में लिखेंगे ऊर्जा के एक रूप, ऊर्जा का एक रूप है। एक बात। दूसरी बात हम किए थे कि लाइट जो है किसी माध्यम में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक सीधी रेखा में गमन करती है, स्ट्रेट लाइन प्रोपेगेशन होता है। याद रखिए, प्रकाश जो है किसी माध्यम में एक बिंदु से एक स्थान से दूसरे स्थान तक सीधी रेखा में गमन करती है। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, स्ट्रेट लाइन प्रोपेगेशन। देखिए थोड़ा बहुत हम चाहते हैं कि इंग्लिश का मतलब जो साइंस का जो वर्ड है ना, वो इंग्लिश में भी आप थोड़ा समझिए, याद कीजिए। क्या बोलेंगे, स्ट्रेट लाइन प्रोपेगेशन। इसको हिंदी में कहेंगे सीधी रेखा में गमन करना, प्रोपेगेट करना, चलना, मूव करना। लाइट जो है एकदम सीधी रेखा में इस तरह गमन करती है, आप उसको टेढ़ा मेढ़ा रास्ते पे आप नहीं भेज सकते हैं। लाइट जो है किसी माध्यम में, माध्यम बदलेगा तो लाइट जो है अपना डायरेक्शन चेंज करेगा, लेकिन लाइट जो है वो सीधी रेखा में मूव करती है। इस बात को याद रखना है आपको। दूसरी बात हमने कहा था कि लाइट का जो स्पीड होता है ना, वो मैक्सिमम स्पीड है इन द नेचर। नेचर में यदि कहा जाए कि सबसे ज्यादा किसी वस्तु का चाल क्या होगा, स्पीड क्या होगा, तो लाइट का होगा। और स्पीड ऑफ लाइट हमने आपको बताया था, स्पीड ऑफ लाइट जो है यानी प्रकाश की चाल जो है कहाँ पे, वैक्यूम में। वैक्यूम का स्पेलिंग भी ध्यान रखना है, VACWM होता है वैक्यूम, या मिला जुला के आप कह लो एयर। क्यों एयर कह देते हैं? क्योंकि चाल जो होता है ना, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, हर एक मीडियम का एक अपना गुण है, जिसको हम लोग हिंदी में अपवर्तनांक कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं उसको। इंग्लिश का वर्ड है क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो अलग अलग मीडियम का अलग अलग होता है, जिसके कारण उस मीडियम में उसका चाल जो है, स्पीड जो है अलग होता है। तो एयर का हम लोग 1 मानते हैं, ऐसे 1.0003 होता है, लेकिन वो 1 के ही इक्वल है, तो 1, या वैक्यूम कह लीजिए C बराबर, स्पीड ऑफ लाइट को C से लिखते हैं, कितना बताइए, 3 × 10⁸, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये यूनिट आपको ध्यान रखना है कि मीटर में बोल रहे हैं, किलोमीटर में नहीं बोल रहे हैं। किलोमीटर में बोलिएगा तो इसको 3 लाख हो जाता है, ये 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाता है, ये बात। और इसके बाद हमने कहा था कि मीडियम बदलता है, ये ऐसे आगे भी हम लोग पढ़ेंगे। मीडियम बदलेगा तो स्पीड क्या होगा, चेंज होगा। तो उसके लिए हमने आपको फॉर्मूला बताया था कि किसी मीडियम में जो स्पीड होता है V = C/μ। C/μ होता है। म्यू क्या हुआ, म्यू जो हुआ, म्यू हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। म्यू क्या होता है, ध्यान रखिए, म्यू यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस सबको लिखना है, हिंदी में कहते हैं अपवर्तनांक, अपवर्तनांक बोलते हैं। हर एक माध्यम का अलग अलग होता है, तो 2-3 माध्यम का अभी आप याद कर लीजिए, आगे आपको काम आएगा। सारे को एक बार में याद नहीं करते, धीरे 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 करके याद करते हैं। तो एयर का जो होगा, एयर का म्यू कितना होगा, अभी आपने बताया 1 लिखते हैं, या आपको किताब में लिखा हुआ मिलेगा 1.0003, यानी आपको 1 ही मान करके चलना है, 1 ही याद रखना है। 1 हो गया। उसी तरह ये जो जितना डेंस हो जाता है ना, जितना घना हो जाएगा माध्यम, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सामान्यतः उतना ही अधिक होता है। ठीक है, तो वाटर है, ग्लास है, हम एयर का, वाटर का और ग्लास का बताना चाह रहे हैं। तो वाटर का
देखिए वाटर और ग्लास में आपको लग रहा होगा कि ग्लास ज्यादा डेंस होता है, तो ग्लास का जो है वो 1.5, हम उसको ऐसे लिखते हैं 3/2 यानी ये कितना है, ये है आपका 1.5, डिवाइड करोगे 1.5 हो जाएगा। तो और वाटर जो है थोड़ा कम डेंस है तो इसका थोड़ा कम होगा, कितना होगा, तो देखिए 3 को एक बढ़ा दो 4 हो गया, 2 को एक और बढ़ा 3 हो गया, 4/3, यानी आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो ये 1.33 आएगा। तो ये 3 बात आपको हम इसलिए ऐसे लिखे हैं क्योंकि आपको याद करने में सुविधा रहे। 4/3, 3/2, 3/2 किसका, ग्लास का, और 4/3 किसका, वाटर का, एयर का 1 होता है। वो आपको कहा जाए कि पानी में, वाटर में हमको स्पीड बता दीजिए कितना होगा लाइट का, तो यहां से आप बना सकते हो ना। क्या बताया कि किसी मीडियम में जो स्पीड होगा वो c/μ होगा, v = c/μ। c का मतलब आप समझ रहे हो, c का मतलब 3 × 10⁸ और हम यदि वाटर की बात करें कि वाटर में कितना होगा, या ग्लास की ही बात कर लेते हैं, ग्लास में कितना होगा, तो ग्लास का लिखेंगे म्यू। ग्लास का म्यू क्या है, 3/2, इसको म्यू पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ेंगे, mu, म्यू, इसको म्यू पढ़ते हैं अपवर्तनांक को। तो ग्लास का लिखेंगे 3/2 होता है, हम ग्लास में निकाल रहे हैं, आप वाटर में खुद से निकालना। 3/2 ये क्या होगा बताइए, ये जाएगा आपका 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 पर चला जाएगा, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। देखिए तो आपने देखा ना ग्लास में क्या हो गया, स्पीड चेंज हो गया, कितना हो गया, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो गया। तो मीडियम बदलेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदलेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदलने के कारण उसका अपना स्पीड भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहां से आपने जरूर आपके क्वेश्चन वगैरह देखिएगा जो पूछा हुआ है, या आपको जो मॉडल सेट वगैरह में जो क्वेश्चन सब रहता है उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिएगा, ऐसा क्वेश्चन जरूर होगा। तो मीडियम बदलने से म्यू बदला, म्यू बदलने से स्पीड बदला, और मैक्सिमम स्पीड आपको याद रखना है लाइट का होगा, और कितना होगा, 3 × 10⁸। यह नेचर में पाया जाने वाला सबसे ज्यादा स्पीड है, इससे ज्यादा किसी वस्तु का स्पीड नहीं हो सकता है। यदि आपने गुना भाग किया और आपने इससे ज्यादा ला दिया कैलकुलेट करके, तो आपने कैलकुलेशन गलत कर दिया है, इस बात को आपको याद रखना है। तो ये स्पीड हमने क्या क्या बताया, फॉर्म ऑफ एनर्जी, स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा में गमन करती है, चलती है। तीसरा, स्पीड जो होता है वो मीडियम एयर में कितना होगा, वैक्यूम में कितना होगा, 3 × 10⁸ होगा। ये 3 बात आपको बताए थे हम। आगे कुछ अब बात करेंगे, जैसे लाइट के बारे में कहा जाता है कि ये ड्यूअल नेचर शो करता है। ये थोड़ी सी कहानी सुन लीजिए और हम उतने ही बात लिखेंगे जितना आपको जरूरत है। ड्यूअल नेचर कहने का मतलब क्या, ड्यूअल मतलब डबल, डबल कहने का मतलब दोहरा, दो। जैसे शुरू के समय में वैज्ञानिक ने, साइंटिस्ट ने ये कहा कि लाइट जो है ना एक तरंग के रूप में चलता है, तरंग, वेव के रूप में चलता है, इस तरह से चलता है। अभी हमने बोला कि सीधी रेखा में गमन करती है, एकदम यही बात याद रखना है। लेकिन शुरू में लोग बोला कि तरंग के रूप में चलता है, और उसका तरंग का वेवलेंथ इतना छोटा है कि वो लगेगा कि आपको सीधी रेखा में ही गमन करती है। तो वेव, इसको हम लोग वेव थ्योरी कहते हैं। नहीं, शुरू में कहा गया कि लाइट जो है तरंग के रूप में, तरंग मतलब इस तरह से समझिए, ठीक है, इस तरह से आप समझिए, तरंग के रूप में चलती है। तो ठीक है, बहुत सारा फेनोमेनन जो था इसके आधार पे, लाइट का जो फेनोमेनन था वो इसके आधार पे एक्सप्लेन हो गया। लेकिन कुछ ऐसा भी फेनोमेनन था जो वेव मान करके हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे साइंटिस्ट। तो फिर कहा गया कि नहीं, लाइट जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल के मिलने से बना हुआ है, कण के मिलने से बना हुआ है, छोटा छोटा कण के मिलने से बना हुआ है, जिसको हम लोग फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। आप कहीं पर इस वर्ड को लिख लीजिए, लाइट जो है वो छोटे छोटे कण के मिलने से बना है, जिसको हम लोग फोटोन कहते हैं। तो कण वाला नेचर को हम लोग बोलते हैं पार्टिकल नेचर। लाइट जो है वो पार्टिकल के मिलने से बना है। तो कभी कहा गया कि नहीं, यह वेव के जैसा बिहेव करता है, फिर बोला गया कि नहीं, पार्टिकल जब माना गया तो बहुत सारा थ्योरी एक्सप्लेन हो गया। तो दोनों थ्योरी को कंबाइन करके जो मॉडर्न थ्योरी ऑफ लाइट आ गया, उसके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थ्योरी ऑफ लाइट, लाइट जो होता है, लाइट क्या करता है, लाइट शो करता है ड्यूअल नेचर। लाइट शोज
ड्यूअल नेचर ऑफ, ड्यूअल नेचर यानी लाइट का लाइट दिखाता है, शोज ड्यूअल नेचर। ड्यूअल नेचर कहने का मतलब हो जाता है, ड्यूअल नेचर कहने का मतलब हो गया कि वो तरंग के भी जैसा काम करेगा और पार्टिकल के भी जैसा काम करेगा। ड्यूअल नेचर यानी क्या क्या? वेव नेचर, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर, पार्टिकल नेचर। इस बात को याद रखिएगा कि ड्यूअल नेचर शो करता है लाइट, वो वेव के भी जैसा काम करता है और पार्टिकल के जैसा भी काम करता है। इस बात को भी आपको याद रखना। यानी लाइट जो है एक वेव है। अब हम बोल सकते हैं कि लाइट क्या है? एक वेव है, और वेव का भी टाइप होता है, तरंग के भी टाइप होते हैं। दो तरह का हम लोग तरंग बोलते हैं। आप अपने नोटबुक में जरूर लिखिएगा, क्योंकि ये सब बेसिक है। वेव के दो टाइप होते हैं। एक हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव। हिंदी बता रहे हैं, घबराना नहीं है। धीरे धीरे आप लिखेंगे, याद करेंगे तो सब कुछ याद हो जाएगा। लॉन्गिट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो दो तरह का, इसको हिंदी में कहते हैं अनुप्रस्थ। आप लिख लो, अनुप्रस्थ तरंग, तरंग। और इसको कहते हैं अनुदैर्घ्य तरंग, अनुदैर्घ्य तरंग। तो दो तरह का, अनुप्रस्थ और लॉन्गिट्यूडिनल यानी अनुदैर्घ्य तरंग, दो तरह का होता है। अब ये क्या है, कैसे है? सिंपल सुन लीजिए कि यदि हमारा जैसे एनर्जी भी ऐसे चला, लाइट के चलने का भी डायरेक्शन ये है, एनर्जी भी इस तरह चल रहा है। जो मीडियम होता है ना, मीडियम का जो पार्टिकल होता है वो भी वाइब्रेट करता है। तो यदि वेव के चलने का डायरेक्शन और मीडियम का जो पार्टिकल है उसके वाइब्रेट करने का डायरेक्शन दोनों परपेंडिकुलर हो, तब उसको हम लोग अनुप्रस्थ कहते हैं। और दोनों सेम ही एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, वेव भी ऐसे चल रहा है और पार्टिकल भी सेम डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है। तो लाइट, साउंड जो होता है ना, साउंड आपका, साउंड होता है लॉन्गिट्यूडिनल वेव। यदि इसका आप एग्जांपल याद रखना चाहो तो याद कर लो, साउंड जो है वो साउंड एनर्जी क्या है? लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। और अनुप्रस्थ, प्र से प्रकाश याद रखिए, प्र से प्रकाश याद रखिए। प्रकाश जो है, प्रकाश यानी लाइट एनर्जी, लाइट जो है आपका वो क्या है? ट्रांसवर्स वेव है। लाइट जो होता है प्रकाश याद रखना है। साउंड जो होता है, ध्वनि जो होता है वो आपका लॉन्गिट्यूडिनल है। लेकिन लाइट जो होता है ये भी आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम इसलिए बार बार बोल रहे हैं, पढ़ने से, ज्ञान से क्वेश्चन का कुछ लेना देना नहीं होता है, लेकिन आप अभी आपको एग्जाम भी देना है, पढ़ेंगे तभी तो अच्छे से एग्जाम दे पाइएगा। तो इसलिए मैं जो इंपॉर्टेंट बात होती है, क्वेश्चन होता है, वो आपको हम ध्यान में भी देते चलेंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकाश डैश तरंग है या प्रकाश तरंग है, उसमें आपको टिक करने का होता है क्या? अनुप्रस्थ, ट्रांसवर्स वेव है। तो ये बात भी याद रखेंगे। तो वेव के दो टाइप, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो प्रकाश क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है। एक और बात हम तरंग से रिलेटेड, काफी इंपॉर्टेंट, अभी सीख लोगे थोड़ा बहुत, आगे भी 11-12 में जाओगे और उससे हमेशा जो ऊपर का जो एग्जाम वगैरह होता है ना, जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं, लोग नीट का, जेई का या कोई जनरल का भी प्रिपरेशन करते हैं, वहां भी वो बात पूछी जाती है। तो अभी आपने कहा कि लाइट क्या है? तो वेव है। वेव का, तरंग का अपना कुछ प्रॉपर्टीज होता है, उसमें कुछ टर्म सब होते हैं, ठीक है। वेव में
जब सिंपल एक हम वेव का स्ट्रक्चर बना देते हैं, चूंकि नहीं बनाएंगे तो वैसा टर्म आएगा तो या तो आपको सीधे रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। हम एक ट्रांसवर्स वेव का एक डायग्राम ये हमने बना दिया, ठीक है। तो ये जो पॉइंट होता है वेव का, ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, इसको हम लोग बोलते हैं क्रेस्ट बोलते हैं, क्रेस्ट, शीर्ष। क्या बोलोगे? शीर्ष बोलते हैं। और जो नीचे गड़ा हुआ है उसको गर्त बोलते हैं, ट्रफ बोलते हैं। ये जो पॉइंट सब है इसको ट्रफ बोलते हैं। गर्त, हिंदी में गर्त बोलेंगे, इसको शीर्ष बोलेंगे। दो लगातार शीर्ष या दो लगातार गर्त का बीच का जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस या ये डिस्टेंस सब इक्वल है। इस डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं, इस डिस्टेंस को कहते हैं वेव लेंथ, तरंग लंबाई, वेव लेंथ। ये सब वर्ड आपको सारा का सारा जो है वर्ड ये आपका आएगा, ये सब वर्ड आपको मिलेगा ऑब्जेक्टिव जब बनाने चलिएगा। तरंग लंबाई, तरंग दैर्घ्य, अनुप्रस्थ, वेग, आवृत्ति। तो थोड़ा इस सब को वर्ड को जानिएगा तब तो सवाल बनाइएगा, नहीं तो रट्टा मारने में पता चलेगा कि तरंग लंबाई के बदले हम लोग आवृत्ति याद कर रहे हैं और टिक कर दे रहे हैं। तो इसको हम लोग तरंग लंबाई कहते हैं। हिंदी वेव का हिंदी तरंग, लेंथ मतलब लंबाई, तरंग लंबाई, ठीक है। और देखिए ये जितना बार पार्टिकल वाइब्रेट करता है ना, पार्टिकल क्या करता है? वाइब्रेट करता है। तो एक सेकेंड में, यूनिट टाइम में जितना बार वाइब्रेट करता है ना, उसके लिए हम टर्म इस्तेमाल करते हैं फ्रीक्वेंसी। तो एक वर्ड हुआ क्या आपका? वेवलेंथ। दूसरा टर्म क्या हुआ? पहला टर्म हुआ वेवलेंथ। डेफिनेशन लिखाएंगे नहीं, आप सुन लीजिए, समझ लीजिए कि दो शीर्षों या गर्तों के बीच की जो दूरी है, यह दूरी, इसको वेवलेंथ कहते हैं। और वेवलेंथ को हम लोग लेमडा से लिखते हैं। ये लेमडा है, लेमडा का सिंबल है। वाई को देखो उल्टा किया हुआ है, ये लेमडा है, वेवलेंथ। दूसरा एक वर्ड क्या हमने बोला? जितना बार वाइब्रेट करता है ना, एक सेकेंड में जितना बार वाइब्रेट करेगा उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड, इसको हिंदी में कहते हैं आवृत्ति। आवृत्ति, आवृत्ति बोलते हैं। इसको तरंग लंबाई कहते हैं। और इस आवृत्ति को हम लोग देखो एन से भी लिखते हैं। इसको हम लोग इस तरह से इसको न्यू बोलते हैं, न्यू। बी को देखो थोड़ा टेढ़ा किया हुआ है, इसको न्यू पढ़ेंगे। कहीं पे आपने देखा है म्यू? नहीं, ये है म्यू। ये म्यू होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू अभी आप देखे थे ना, इस तरह का म्यू। और ये है आपका न्यू, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। तो फ्रीक्वेंसी हो गया, वेवलेंथ हो गया, और एक स्पीड। स्पीड तो होता ही है, जिस स्पीड से वेव चल रहा है, स्पीड। इन तीनों के बीच में एक रिलेशन है, फॉर्मूला है, वो याद रखिएगा। v बराबर एन लेमडा, v बराबर एन लेमडा। v स्पीड हो गया, एन फ्रीक्वेंसी हो गया, और लेमडा क्या हो गया? वेवलेंथ हो गया। इस फॉर्मूला को भी याद रखना है। आवृत्ति और तरंग लंबाई दिया रहे या इसमें से स्पीड दिया रहे, कोई दो चीज दिया रहेगा, तीसरा आपसे पूछा जा सकता है, तो ये फॉर्मूला भी आप याद रखिए, ठीक है। v बराबर एन लेमडा। एक और वर्ड है, चूंकि ठीक है, जितना बार एक सेकंड में जितना वाइब्रेट करता है उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं, लेकिन एक वाइब्रेशन में जितना समय लगता है, एक वाइब्रेशन में जितना समय लगेगा उसको हम लोग टाइम पीरियड कहते हैं। तो एक और वर्ड यहाँ पे टाइम, जितना टाइम लगता है एक बार एक वाइब्रेशन को पूरा करने में, एक ओसिलेशन को, एक और वर्ड बोलते हैं ओसिलेशन, ठीक है, ओसिलेट करना। हम लोग इसको एक ओसिलेशन मानते हैं। जहां से पार्टिकल था वहीं पहुंच गया तो उसको हम लोग एक ओसिलेशन बोलते हैं, और उसमें जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड कहते हैं, आवर्तकाल, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड और इसके बीच में n और t के बीच में जो रिलेशन होता है, n बराबर 1/t या t इक्वल्स
1/n, t यहां लाओगे तो t इक्वल्स 1/n, या दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, n इंटू टी इक्वल्स 1। तो आवृत्ति और आवर्त काल का गुणनफल डैश होता है, ये आपसे सवाल पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव, तो क्या कहेंगे, 1 होता है। आवृत्ति और आवर्त काल, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का गुणनफल प्रोडक्ट क्या होगा, 1 होगा। आवृत्ति जो होता है वो आवर्त काल के डैश होता है, व्युत्क्रम हुआ, जस्ट उल्टा हुआ, समझे कि नहीं, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, एक घटेगा तो एक बढ़ेगा, दूसरा बढ़ेगा। और स्पीड के साथ क्या रिलेशन होगा, v बराबर n इंटू लेमडा, v बराबर n लेमडा, n लेमडा, n यानी फ्रीक्वेंसी और लेमडा हो गया वेवलेंथ। तो ये वेव से रिलेटेड कुछ वर्ड हो गया। और इस हाइट को, ये जो आप हाइट देख रहे हो, मैक्सिमम हाइट इन पॉजिटिव या नेगेटिव डायरेक्शन में, इसको पॉजिटिव बोलेंगे, चूंकि आप ग्राफ यदि पढ़े हो, ग्राफ में थोड़ा बहुत भी अलजेब्रा का ज्ञान होगा, तो ये x है, ये y है, तो इसके ऊपर में क्या बोलते हैं, प्लस, नीचे में क्या बोलते हैं, माइनस, इधर प्लस, ये माइनस। तो ऊपर में है, इसको हम मान लें x एक्सिस, तो इसके ऊपर प्लस, इसके नीचे माइनस। तो पॉजिटिव डायरेक्शन में या नेगेटिव डायरेक्शन में जो मैक्सिमम ये हाइट है, इसको कहते हैं एम्पलीट्यूड। क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड। थोड़ा सा भारी लग रहा होगा वर्ड सब, कोई बात नहीं, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, धीरे धीरे लिखिएगा, पढ़िएगा, बार बार याद हो जाएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। एक बार में बात नहीं समझ में आती है तो 2 बार वीडियो को देखिए, लेकिन समझिए। इसको क्या कहेंगे, एम्पलीट्यूड, हिंदी में कहते हैं आयाम, आ या म, आयाम, ठीक है। जो मतलब ऊपर पॉजिटिव डायरेक्शन या नेगेटिव डायरेक्शन में जो मैक्सिमम हाइट है, उसको हम लोग मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो है, उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन यानी डिस्टेंस, जो मैक्सिमम डिस्टेंस है पॉजिटिव या नेगेटिव डायरेक्शन में, उसको एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो ये सब वेव से रिलेटेड कुछ वर्ड है। क्योंकि लाइट है तो लाइट वेव है तो उसका कुछ अपना फीचर है, इस बात को भी याद रखना। और यहां से एक इंपॉर्टेंट बात हम बोल रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी जो होता है, लाइट का फ्रीक्वेंसी जो है, मीडियम के बदलने से नहीं बदलता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए कि माध्यम के बदलने से, माध्यम मतलब एयर हो या वाटर हो या ग्लास हो या किसी मीडियम में लाइट जा रहा है, क्या नहीं बदलेगा, उसका स्पीड चेंज हो जाएगा। क्योंकि अभी आपने देखा है कि म्यू बदलेगा तो स्पीड चेंज होगा, तो स्पीड चेंज हो जाएगा, वेवलेंथ चेंज हो जाएगा, क्या नहीं चेंज होगा, उसका फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगा। फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति। तो मीडियम के फ्रीक्वेंसी वह फंडामेंटल प्रॉपर्टी है वेव का, लाइट वेव का, जो मीडियम के बदलने से नहीं बदलता है। इस बात को एकदम याद करके अपने नोटबुक में लिख लीजिए कि फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज विथ वेरिएशन इन मीडियम या विथ द चेंज ऑफ मीडियम। मीडियम के बदलने से फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगा, इस बात को आप याद रखेंगे। तो वेव आपने याद रखा कि लाइट क्या है, कौन सा वेव है, लॉन्गिट्यूडनल या ट्रांसवर्स। लाइट होता है ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव नहीं। लॉन्गिट्यूडनल वेव यानी अनुदैर्घ्य तरंग का एग्जाम्पल क्या है, अनुदैर्घ्य तरंग का एग्जाम्पल यानी लॉन्गिट्यूडनल का है आपका साउंड वेव। साउंड वेव याद रखिए। और स्ट्रिंग वगैरह में, खैर छोड़िए, वो आपकी अभी लाइट की बात हम कर रहे हैं। तो लाइट जो है प्रकाश प्रस्थ अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश जो है क्या है, अनुप्रस्थ तरंग है, ट्रांसवर्स वेव है। इस बात को आप याद रखिए। तो वेव की चर्चा किए तो एक और बात हमको यहां बोलना ही पड़ेगा। थोड़ा सा ये आपको लग रहा होगा कुछ ज्यादा हो रहा है पढ़ाई, लेकिन ये जानना पड़ेगा, आपका ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, ठीक है। और ये अभी जान लेंगे तो आगे तो बहुत काम आने वाला है। अभी आपने देखा लाइट जो है, लाइट हमारा प्रकाश जो है, अभी आपने कहा कि ये वेव है, क्या है, वेव है। वेव में हम लोग एक और वर्ड बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। किसी वेव के प्रोडक्शन के लिए, उत्पन्न होने के लिए, यदि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए
इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ, जब विद्युत पढ़िएगा तो वहां पे आप जानेंगे, अभी टर्म याद रखिए, चार्ज के कारण जो फील्ड होता है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और चुंबक के कारण क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है, चुंबक के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों चाहिए, जिसके प्रोडक्शन के लिए उसके लिए एक वर्ड बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, EMW शॉर्ट में लिखेंगे क्या, EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो लाइट जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट जिसको हम लोग बोलते हैं ना, यानी विजिबल लाइट, दृश्य प्रकाश, मतलब जो हमको देखने की अनुभूति प्रदान करता है। और लाइट देखते हैं तो बोलते हैं कि ये हरा है, ये उजला है, ये लाल है, नहीं ये नीला है। तो जो विजन जिससे रिलेटेड है, जिसकी विजिबिलिटी है, जिससे हम लोग देखते हैं, नहीं अलग अलग उसका हम लोग रंग बताते हैं, वो विजिबल लाइट कहा जाता है। तो विजिबल लाइट यानी लाइट इसी का पार्ट है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव केवल लाइट ही नहीं है, और भी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है और भी है, इसको हिंदी में कहेंगे विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो हुआ, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। थोड़ी देर पहले हमने बोला था कि लाइट जो है वो ट्रांसवर्स वेव है, अनुप्रस्थ तरंग है। और एक और नया वर्ड क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कौन कौन आता है, आइए आपको हम याद करा दे बहुत आसान तरीका से। नहीं, इजी वे में हम इसको याद कर सकते हैं, EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कौन कौन सा है, ध्यान दीजिएगा जरा। तो आप सुने होंगे गामा रे का नाम, अल्फा बीटा गामा सुने होंगे। तो गामा रे जो होता है ना, वो भी हमारा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। जी, उसके बाद एक्स, जी XUV करके गाड़ी भी आती है ना, XUV नहीं XUV, यही क्रम से याद रखना है। जी XUV IHMR, ठीक है, IHMR। आई मतलब समझो कि हम यहां पे हैं, आप यहां पे हैं। इसने और ये कौन है भाई, तो ये HM साहब हैं, हेडमास्टर साहब हैं। इन्होंने जवाब दिया, इनका स्टूडेंट बोला जी सर। इन्होंने किसी को पुकारा तो उसने क्या बोला कि जी, तो जी हो गया। जी के बगल में जस्ट था बैठा हुआ एक्स, तो बोले एक्स तुम भी, तो एक्स यू भी, यू मतलब तुम होता है ना, YOU, तो यहां पे यू हम शॉर्ट में है, ये यू का अलग मतलब हुआ। तो जी XU भी यानी तुम भी, कौन किसने बुलाया, IHMR हेडमास्टर साहब ने, लास्ट में आर बना देना है। तो जी XU भी IHMR। और भी नया नया कहानी के थ्रू आप इसको याद कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा कहानी पे ही ध्यान नहीं देना है, याद हो जाए इस पे हमको ध्यान देना है। जी 2-4 बार बोलिए, जी XU भी IHMR। इसके पहले भी हम लोग कॉस्मिक रेज को ऐड कर देते हैं कि इससे भी ज्यादा जो हार्मफुल है, वो जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, वो कॉस्मिक है। लेकिन ठीक है, हम इतना याद रखेंगे, जी XU भी IHMR। ये हमने क्यों बताया आपको, इससे में देखिए जो हमारा हमने बोला था कि मेन जो हमारा सोर्स ऑफ लाइट है वो हमारा सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट, सूर्य भगवान, ठीक है। सन जो है अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट है। तो सन में जो रे आता है, सन्स में जो रे आ रहा है ना, वो रे कौन कौन है, वो रे है आपका सन में UVI। कौन कौन आई भाई, UVI। सन्स रे में आप याद रखेंगे, सन्स रे में सूर्य के प्रकाश में
UVI। अब सबका थोड़ा पूरा पूरा नाम भी जानिए। जी का मतलब होता है गामा रे, सुने हैं आप। एक्सरे सुने होइएगा, नहीं एक्सरे कराया जाता है पेशेंट का, ठीक है, एक्सरे फिल्म होता है, तो एक्सरे उस पे फिल्म पे एक्सरे लाइट का एक्सपोजर होता है, एक्सरे का एक्सपोजर होता है वेव का। तो ये क्या हो गया, एक्स हो गया। जो हम लोग लाइट बोलते हैं ना, वो यही लाइट होता है, विजिबल लाइट, वी फॉर विजिबल। तो जी फॉर गामा रे आप लिख लेंगे, एक्सरे, अल्ट्रा वायलेट रे, यू फॉर अल्ट्रा वायलेट, ठीक है। वी का मतलब विजिबल, हम यहां पे लिख देते हैं। जी का मतलब गामा रे, एक्सरे, अल्ट्रा वायलेट, जिसको हिंदी में आप पराबैंगनी किरण कहते हो, विजिबल दृश्य प्रकाश, इंफ्रारेड रे। इंफ्रारेड रे का काम होता है टेम्परेचर को मेंटेन करना, वायुमंडल के टेम्परेचर को मेंटेन करना। एच का मतलब हीट रे, एम का मतलब रे जो बोल रहे हैं ना गामा रे का मतलब ये RAY रे, ठीक है, किरण प्रकाश, माने रे का मतलब किरण होता है। तो गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रा वायलेट रे, विजिबल रे, इंफ्रारेड रे, हीट रे, एम फॉर माइक्रोवेव, माइक्रोवेव रे, और आर हो गया रेडियो वेव रे कहो या रेडिएशन कहो, ठीक है, रेडियो वेव रे। तो हम लिख देते हैं जल्दी से। जी का मतलब गामा रे, गामा रे को ऐसे लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं, गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रा वायलेट रे। वी का मतलब विजिबल रे। आई फॉर इंफ्रारेड रे, हिंदी में कहते हैं अवरक्त किरण, इसको हिंदी में रेड है ना, अवरक्त किरण। IH से हुआ हीट रे। देखिए हीट रे को हम लोग यहां से हटा भी सकते हैं, क्योंकि ये दोनों मिला जुला कर हीट टेम्परेचर का काम I के साथ है, लेकिन हम लोग का ट्रिक जो बना हुआ है इसलिए इसको याद रखेंगे, GXUVIHMR, हीट रे। और माइक्रोवेव रे, माइक्रोवेव रे, लास्ट क्या है, रेडियो वेव रे, ठीक है। तो ये सब हो गया हमारा गामा रे, एक्सरे, अल्ट्रा वायलेट, विजिबल रे, इंफ्रारेड रे, हीट रे, माइक्रोवेव रे और रेडियो वेव रे। इस बात को आप ध्यान से समझेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। तो इससे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव सवाल बनता है। जब आप देखिए वीडियो थोड़ा लंबा है तो कोई बात नहीं, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो थोड़ा समय तो लगेगा ही। नहीं, आप ऑफलाइन पढ़ते हो तो 1-1 घंटा, 1.5 घंटा की पढ़ाई होती है, तो आधा घंटा, पौन घंटा का वीडियो भी आप धीरे धीरे करके देख सकते हो। नोटबुक में लिखना भी है, समझना भी है, और क्वेश्चन बनाइए, देखिए बनता है कि नहीं बनता है आपसे। तो संश्रे में कौन कौन आई, UVI, यू मतलब अल्ट्रा वायलेट, विजिबल और इंफ्रारेड रे होता है। ये बताने से हमको क्या क्या फायदा है जानने से भाई। तो अभी हमने बोला कि ये वेव है, रेडिएशन है, तो इसका अपना कुछ प्रॉपर्टी होगा, अभी हमने बताया ना। हाँ, लाइट की जहां तक बात है, हमने एक बात कही कि लाइट मीडियम के बदलने से फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता है। लाइट का मीडियम के बदलने से क्या होगा, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगा। और देखिए इसमें फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा गामा रे का होगा। यदि हम इसी में बात करें, ठीक है, कॉस्मिक रे की बात नहीं करें, इसकी बात करें, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, सबसे ज्यादा गामा रे का होगा, उससे कम एक्स रे का, उससे कम अल्ट्रावायलेट, और सबसे कम यहां घटते घटते रेडियो वेव रे का। तो फ्रीक्वेंसी जिसका ज्यादा होगा उसका एनर्जी भी ज्यादा होगा, और एनर्जी ज्यादा होगा तो उतना ही हार्मफुल होता है। तो गामा रे काफी हार्म करता है, ठीक है। गामा रे, एक्सरे जो है, बार बार एक्सरे का एक्सपोजर भी अच्छा नहीं होता है। पराबैंगनी से जानते हैं कि कुछ स्किन कैंसर वगैरह
स्किन कैंसर होता है ज़्यादा अल्ट्रावायलेट रे का यदि एक्सपोजर होता है तो ये सब हार्मफुल है। इधर वाला विजिबल के पहले जो है कुछ ना कुछ सबसे ज़्यादा तो गामा रे की तरफ है, एकदम मामा गामा रे यानी मामा रे एकदम मामा को याद करा देगा, काफ़ी हार्मफुल होता है ये, ठीक है। तो गामा रे एक्सरे आपको याद रखना है। हमने कुछ फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला एक बताया था कि n बराबर 1/t होता है, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड की बात। दूसरा v बराबर n लेमडा, एक ये फॉर्मूला बताया था। तीसरा फॉर्मूला यहाँ पर समझिए, एनर्जी जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी की चर्चा हम किए हैं कि नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में जितना ऑसिलेशन होगा, वाइब्रेशन होगा, उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो फ्रीक्वेंसी जिसका ज़्यादा होगा उसका एनर्जी भी ज़्यादा होगा। तो E इक्वल्स एच न्यू, न्यू फ्रीक्वेंसी होता है, इनको हम यहाँ पर न्यू लिख रहे हैं। E इक्वल्स एच न्यू, एच होता है कांस्टेंट जिसको बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। एच क्या होता है, केवल आप नाम याद कर लो, प्लैंक्स कांस्टेंट बोलते हैं एच को। और न्यू फ्रीक्वेंसी हो गया, फ्रीक्वेंसी जिसका ज्यादा होगा उसका एनर्जी उतना ही ज्यादा होगा। तो देखिए इन फ्रीक्वेंसी जो है ना सबसे ज्यादा इसका है, लेकिन अब लेफ्ट टू राइट जाओगे ना, बाएं से दाएं जाओगे तो फ्रीक्वेंसी घट रहा है। फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी घट रहा है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेज, फ्रीक्वेंसी घटता है, ठीक है। और इसके लिए एक और हम लोग ऐसे कर लेते हैं, एक फॉर्मूला बना लेते हैं, न्यू डीएम। अच्छा, किसी जिला में नया जब डीएम आता है तो उसका अपना रुतबा होता है, नहीं नए लोग को नहीं लोग जानते हैं तो सब लोग माने थोड़ा सा डर भय बना रहता है। फिर धीरे धीरे सब लोग जानते हैं, थोड़ा धीरे धीरे माने एक तरह से कह लीजिए कि डीए हमको याद कराने के लिए, इसका मेन पर्पस वो नहीं कि हम उधर की बात कर रहे हैं, उससे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन हम आपको याद कराने के लिए बता रहे हैं कि न्यू डीएम घटता है। समझिए न्यू डीएम शुरू में कुछ और, धीरे 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 कुछ और घटते चल गया। तो न्यू डीएम क्या होगा, न्यू कहने का मतलब ये न्यू यानी ये जिसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। डी का मतलब होता है डेविएशन और एम का मतलब म्यू यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो न्यू डीएम घटता है, इसको आप याद रखिएगा, न्यू डीएम घटता है। जब जरूरत पड़ेगा तो इस ट्रिक का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, न्यू डीएम घटता है। तो यहां से एक बात आप याद रखिए, फ्रीक्वेंसी क्या होगा, घटेगा। अब लेफ्ट टू राइट जाइएगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, घटेगा। जब फ्रीक्वेंसी घटेगा तो फ्रीक्वेंसी जितना ज्यादा होगा एनर्जी उतना ही ज्यादा होगा, यानी फ्रीक्वेंसी घटेगा तो एनर्जी भी घटेगा। फ्रीक्वेंसी घटेगा और क्या घटेगा, एनर्जी घटेगा, एनर्जी भी डिक्रीज करेगा। यहां लिख देता हूं डिक्रीजेज। लेकिन इसके अलावा बात करो, वेवलेंथ की बात कीजिए, लेमडा क्या होगा, लेमडा इंक्रीज करेगा, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगा, लेकिन वेवलेंथ क्या होगा, इंक्रीज होगा। आप न्यू डीएम याद रखिए, न्यू डीएम घटता है, न्यू यानी फ्रीक्वेंसी, डी से डेविएशन क्या है हम लोग आगे पढ़ेंगे, और एम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आगे पढ़ेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का नाम सुन चुके हो, लेकिन यहां पर क्या उसका एप्लीकेशन है वो बाद में जब विजिबल लाइट में और भी सब लाइट को बताएंगे तो सब उसका आप एप्लीकेशन देखिएगा। तो आप याद रखिए न्यू डीएम का धीरे धीरे पावर घट रहा है। तो यानी ये न्यू डीएम घटेगा, लेफ्ट टू राइट जब जाइएगा तब, यानी फ्रीक्वेंसी घटेगा, एनर्जी घटेगा, वेवलेंथ बढ़ेगा। इस बात को आप याद रखेंगे। ये लाइट से रिलेटेड कुछ बात हो गई और बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई, कौन सा वेव होता है और इस सब का नाम ही समझ गए। सन्स रे में कौन, अल्ट्रावायलेट, विजिबल और इंफ्रारेड रे। इसका काम टेम्परेचर मेंटेन करना, आप सुने होंगे ना, हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट, वो आई से रिलेटेड है चूंकि टेम्परेचर को मेंटेन करने जा रहा है। वी से विजिबिलिटी प्रोवाइड करेगा, विजन आपको प्रोवाइड करेगा। जो रंग बिरंगा संसार की बात है ना, वही लाल रंग, हरा, नीला जो भी करते हैं हम लोग, वो इसी विजिबल रे के ही बारे में हम लोग अलग अलग कलर होता है उसकी बात करेंगे। तो केवल हम उसका नाम अभी लिख देते हैं नाम हम बता देते हैं कि विजिबल में क्या क्या आता है, पहले से भी आप सुने होंगे, जान रहे होंगे, लेकिन आगे हम लोग डिटेल और करेंगे। V का मतलब होता है, इस V का मतलब, V फॉर विजिबल,
विजिबल रे हिंदी में कहते हैं दृश्य प्रकाश। और किसको बोलते हैं दृश्य प्रकाश? आप सुने हो हिंदी में वैनिया पिनाला विबजिओर, विबजिओर, विबजिओर। ये विबजिओर क्या हुआ? वी फॉर वायलेट, आई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, येलो, और ओ फॉर ऑरेंज, और आर फॉर रेड। ठीक है, ज्यादा विजिबल नहीं है, थोड़ा इसको हम अच्छे से लिख दें। विबजिओर। तो विजिबल लाइट में क्या क्या बोलेंगे आप? विजिबल लाइट में बोलना है आपको विबजिओर, विबजिओर। ठीक है, ये विजिबल लाइट हुआ। वी फॉर वायलेट, यहां मैं लिख रहा हूं वायलेट रे। आई फॉर इंडिगो, इंडिगो, हिंदी में इसको आसमानी बोलते हैं, इंडिगो। बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। कितना कलर? 7 कलर। देख रहे होंगे इन 7 कलर से मिलकर के विजिबल लाइट, और विजिबल लाइट कहने का मतलब व्हाइट लाइट, विजिबल लाइट कहने का मतलब व्हाइट लाइट। तो श्वेत प्रकाश जो हुआ हमारा, व्हाइट लाइट जो है, कहते हैं कि 7 रंगों के मिलने से बना होता है। वो 7 रंग कौन कौन सा है? वो 7 रंग जो है आपका, ये विजिबिलिटी इसकी नहीं थी, आप देख लीजिए। ये रेड में ऑरेंज, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, तो ये आपका, ये रहा आपका सातों का सातों जो कलर हो गया। इन 7 रंगों के मिलने से कहा जाता है कि व्हाइट लाइट बना हुआ है। ये कहना सही बात है, 7 रंग है, ठीक है, लेकिन ये भी कहना सही है कि रंग जो है ना इसमें अनंत होता है। हमारा आंख जो है केवल इन 7, और एक्चुअल में 7 नहीं 6 ही कलर, क्योंकि आई और बी तो एक हो जाता है। बोलते हो ना कि आसमान नीला होता है, यानी आसमानी और नीला आपने दोनों को एक कर दिया। तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू तो एक ही हो गया। 2, 3, 4, 5, 6, यानी 6 रंग को ही हमारा आंख जो है अंतर कर पाता है। तो व्हाइट लाइट में हम लोग एक्चुअल में कहे तो 6 ही, लेकिन किताब की भाषा में कहे तो 7 रंग आपको याद रखना है। और कहे तो इसमें इनफाइनाइट कलर होता है, बहुत सारा कलर होता है, लेकिन हमारा आंख जो है वो इन्हीं 6-7 रंग को में अंतर कर पाता है, 6 में ही अंतर कर पाता है। आई और ब्लू तो एक ही जैसा है। ठीक है, तो आपके ऑब्जेक्टिव में आएगा कि श्वेत रंग कितने रंगों के मिलने से बना है, तो 7 ही आपको कहना है। ठीक है, 7 ये कलर कंपोनेंट हो गया किसका? व्हाइट लाइट का, यानी विजिबल लाइट का, जो कि हमारा एक इसका पार्ट है, इसका पार्ट यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पार्ट है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है, मैंने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों चाहिए इसके होने के लिए, लेकिन एक बार ये प्रोड्यूस हो गया तो ना ही इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रभाव पड़ेगा, ना ही मैग्नेटिक फील्ड का प्रभाव पड़ेगा। ये सीधे जा रहा है तो जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में इसका मतलब ये डेविएट नहीं होता है। बात समझे क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड में ये, इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में ये डेविएट नहीं होने जा रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो हम लोग कहते हैं कि इस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे ना ही इसका चार्ज है और ना ही इसका मास है। नो मास नो चार्ज, ये बात भी आप याद रखेंगे। नो मास नो चार्ज, चार्ज ही नहीं है तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो कहा जाए कि गामा रे को जो है, या किसी रे को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड से गुजारा है, वो किधर मुड़ेगा? कहीं नहीं मुड़ेगा, वो सीधे जाएगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे ना ही चार्ज है ना ही मास है, तो उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का ना ही मैग्नेटिक फील्ड का किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस बात को भी आप याद रखेंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट अभी हमने बात किया है। नहीं, लाइट एक ऊर्जा का रूप है, फॉर्म है। उसके बाद सीधी रेखा में गमन करती है, स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इस बात को भी याद रखना है। मीडियम चेंज होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा तो स्पीड चेंज होगा। v इक्वल्स किसी मीडियम में जो स्पीड होगा वो c/μ होगा। म्यू हमने याद कराया, वाटर का 4/3, ग्लास का 3/4 और एयर का 1। इतना अभी 3 याद रखिए। और लाइट जो है आपका क्या है? लाइट आपका
एक ट्रांसवर्स वेव है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वेव का अपना कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, फ्रीक्वेंसी है, एम्पलीट्यूड है और वेवलेंथ है, ये सब बात आप सुना। टाइम पीरियड है, स्पीड है और लाइट आपका एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसमें कौन कौन वेव आते हैं आपके सामने है, जी, एक्स यू वी, आई एच एम आर, और लेफ्ट टू राइट जाइएगा तो न्यू डीएम घटता है, यानी फ्रीक्वेंसी घटेगा। डी यानी डेविएशन, न्यू यहाँ पर ये न्यू है, हमने ऐसे न्यू लिखा है, न्यू मतलब नया, लेकिन एन यू लिखते हैं, न्यू जो फ्रीक्वेंसी को बताता है। फ्रीक्वेंसी घटेगा तो एनर्जी भी घटेगा और वेवलेंथ क्या होगा, लेफ्ट टू राइट जाइएगा तब बढ़ेगा। सबसे ज्यादा वेवलेंथ तरंग लंबाई किसका होगा, रेड का होगा, सबसे कम जी का होगा। एनर्जी सबसे ज्यादा जी का होगा, एनर्जी सबसे कम आर का होगा। यहां सब्जेक्टिव पूछता है, 3-4 आपको दे देगा, उसी में आपको छांटने के लिए कहेगा, आपको सिलेक्ट करना है ऑप्शन में से किसका ज्यादा होगा। इसी 4 में से देगा तो इस 4 को क्रम से देख लो। अब इस 4 में कहा जाए या इस 3 में कहा जाए किसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा, तो यू का ज्यादा होगा, इसका कम होगा। एनर्जी इसका ज्यादा होगा, इसका कम होगा। इस तरह से भी सवाल बनते हैं इसमें। तो ये हमारी कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट बात हो गई। फिर लाइट का एक और हम लोग बेसिक बात करेंगे, जिसमें हम रे ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट का टाइप, कुछ कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग उसकी बात करेंगे। उसके बाद में हमारा फिर रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन हम शुरू करेंगे। थैंक यू।